वेलकम टू फिजिक्स अबाउट। पिछले लेक्चर में हमने देखा कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, और ये भी देखा कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई हो रहा हो तो वर्क डन या नेट वर्क डन अराउंड द क्लोज लूप ज़ीरो होता है। कंजर्वेटिव फोर्स में दो टाइप के फोर्सेस हमने देखे, एक था स्प्रिंग और ब्लॉक सिस्टम में जो स्प्रिंग का फोर्स था वो, और दूसरा था किसी ऑब्जेक्ट और अर्थ के सिस्टम में जो ग्रेविटी के कारण फोर्स लग रहा था, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, उसको देखा। यानी दो टाइप के कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हमने समझा। इस लेक्चर के डिस्कशन में भी इसी दो फोर्स के अराउंड हम बात करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। अगर एक सिस्टम ये है स्प्रिंग और ब्लॉक का सिस्टम, मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के एक्स एक्सिस से अटैच कर लेते हैं, और दूसरा एक अर्थ का सिस्टम और उसमें यानी अर्थ और कोई ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मिलाकर एक सिस्टम, यहाँ पर स्प्रिंग और ब्लॉक मिलाकर एक सिस्टम। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे अप्लाई करके फोर्स इधर फेंकते हैं वाई के डायरेक्शन में, तो इस अर्थ की ग्रेविटी के कारण ऑलवेज एक फोर्स लगता है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और वो ऑलवेज नेगेटिव वाई एक्सिस में ही लगता रहता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये दो तरह का फोर्स था। यहाँ पर एक फोर्स क्या था, हम अप्लाई करते हैं जब ये बिल्कुल रिलैक्स्ड पोजीशन में होता है। मान लेते हैं ये इसका रिलैक्स्ड पोजीशन है। इसके दोनों के बारे में बहुत डिटेल में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टडी किया है, बस वहीं से हम आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं। इस केस में ये स्प्रिंग फोर्स है और ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसी दोनों फोर्स के अलोंग हम लोग बात करेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स में आपने देखा था कि वर्क जो है वो रिवर्स किया जा सकता है, यानी जो एनर्जी आपने स्टोर किया है उसे रिकवर किया जा सकता है। और एक चीज़ और आपने देखी थी, वो ये था कि वर्क डन जो होता है वो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो अगर स्प्रिंग और ब्लॉक के सिस्टम के हिसाब से हम देखें, अगर ये स्ट्रेच कर दिया जाए, फोर्स अप्लाई करके इसे खींच दिया जाए, तो फॉर स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, वर्क डन कितना हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एक्स के डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी और अप्लाइड फोर्स भी। तो ये रहा एफ एक्स, और यहाँ पर मैं लगा दूँ एक्स। अगर नहीं भी लगाऊं तो ये समझ जाइए कि ये क्या है, ये जो फोर्स आपने अप्लाई किया है वो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, यानी वेरिएबल फोर्स है। तो वर्क डन कितना हो गया, डेल्टा एफ एक्स डॉट डेल्टा एक्स। मैं बार बार ये एक्स नहीं लगाता हूँ, सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए मैं आपको ये वाला एक्स लगा देता हूँ, एक्स के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया हुआ है। चूँकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो एफ एक्स डी एक्स कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों डायरेक्शन एक ही है। देयरफॉर वर्क डन यहाँ पर क्या हो गया, एफ एक्स डेल्टा एक्स हो गया। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, एफ एक्स डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। देयरफॉर एफ एक्स कितने के इक्वल, माइनस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स के बराबर। अब चूँकि इसे आपको कांस्टेंट लेना है, वेरिएबल है, वो फोर्स एक्स पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, लिमिटिंग केस ले लेते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, इतना छोटा कर दीजिए उन सारे स्ट्रिप्स को जो कि पिछले लेक्चर में बताया हुआ है कि फोर्स उस पर बिल्कुल भी वेरी ना करे। देयरफॉर इन दैट केस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, नेगेटिव पहले ही ले लेते हैं, ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। देयरफॉर एफ एक्स कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स। डेरिवेटिव्स के फॉर्म में ये रिलेशन आ गया। ये रिलेशन क्या बता रहा है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन इज इक्वल टू कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाइड। देयरफॉर इससे एक रिलेशन निकल कर आ रहा है, वो ये है, a conservative force always
acts to push the system towards lowering पोटेंशियल एनर्जी। इस रिलेशन से ये चीज़ क्लियर हो गई है। ओके, देखिए एक नेगेटिव साइन नहीं होता तो ये चीज़ हम नहीं बोल सकते थे कि अ कंजर्वेटिव फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टू पुश द सिस्टम टुवर्ड्स द लोअरिंग पोटेंशियल एनर्जी, यानी फोर्स उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है कंजर्वेटिव फोर्स जिधर क्या होता है, पोजीशन के साथ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती जाती है। du अपॉन dx क्या बता रहा है, du अपॉन dx स्लोप को भी बता रहा है। ये क्या है, स्लोप है। अगर आप किसी दिए हुए कोऑर्डिनेट एक्सिस के सहारे ये पोटेंशियल एनर्जी लिखिए और ये पोजीशन लिखिए, तो अगर आप ux अपॉन x निकाल लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, टेंजेंट ऑफ द स्लोप मिल जाएगा। सो वहाँ से आप जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आइए समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू इस दिए हुए सिचुएशन को, यानी इस रिलेशन को। हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की होती है वो हम लोग लिखते हैं ux इज इक्वल टू हाफ kx²। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा हमें अगर fx निकालना हो तो दिस इज इक्वल टू dux अपॉन dx। इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए विथ नेगेटिव साइन, ये आ गया kx। अगर इसके लिए ग्राफ आप ड्रॉ करें तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा आपका, क्या है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और ये एक पैराबोला आपको दिखेगा, ठीक है। और इधर क्या है आपका ux है और ये क्या है x है। और दूसरा अगर इसके लिए ग्राफ खींचेंगे तो ये क्या है, एस से पास करेगा, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा, माइनस के एक्स ओरिजिन से पास करेगा, और ये आपका fx हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये लिखना मैं ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये पता है कि x पे फोर्स डिपेंड कर रहा है, यानी पोजीशन वेरिएबल पे फोर्स डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल फोर्स है ये। अब आइए स्लोप के हिसाब से पहले समझ लेते हैं, फिर इसके हिसाब से भी समझ लेंगे इस रिलेशन को। इस केस में देखिए, इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट निकालें, ठीक है, तो क्या है, आपने एक लाइन खींच दी, ये रहा एंगल, यहाँ पर क्या है, एंगल 90 डिग्री से कम है, देयरफॉर स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट क्या हो जाएगा, वो एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। क्लियर कर लीजिए, क्योंकि 0 to 90 डिग्री यानी 90 डिग्री से छोटा अगर एंगल हो तो tan थीटा जो होता है उसका वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो अगर यहाँ पर du अपॉन dx पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये वैल्यू देख लीजिए कितना हो जाएगा, या ये वैल्यू क्या हो जाएगा, fx क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो fx हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर है। और नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि वो उसका डायरेक्शन ये है टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस, यानी ये fx का डायरेक्शन हो जाएगा इस केस में, यानी ये ओरिजिन की तरफ उस सिस्टम को पुश करेगा, और जैसे ही ओरिजिन की तरफ पुश करेगा ये देखिए एनर्जी धीरे 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 डाउन होकर 0 पर पहुंच जा रही है। क्लियर हो गया, किसके हिसाब से, स्लोप के हिसाब से। अब इसके हिसाब से देख लीजिए, इस वाली इक्वेशन के हिसाब से अगर x पॉजिटिव है तो fx क्या हो जाएगा, यहाँ के हिसाब से fx नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव का मतलब किधर, ओरिजिन की तरफ धक्का मार रहा है, यानी सिस्टम को किधर ले जा रहा है, टुवर्ड्स द ओरिजिन। क्लियर है, और टुवर्ड्स द ओरिजिन ले जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी घटती चली जाएगी। अब आइए इस केस में यहाँ पर समझिए, ये पॉइंट पर, ओरिजिन के पॉइंट पर अगर स्लोप निकालना चाहें तो क्या है, जो पोजीशन वेरिएबल का डायरेक्शन है और टेंजेंट का डायरेक्शन है दोनों एक ही है, और दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री, देयरफॉर स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर स्लोप 0 हो गया तो fx कितना हो गया, वो भी 0 हो गया, यानी दोनों ही 0 है,
ओरिजिन के ऊपर। जब यही रेट जो है, रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेरिएबल 0 है, तो फोर्स इटसेल्फ 0 हो जाएगा इस दिए हुए रिलेशन के हिसाब से। अब आइए टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस जब आते हैं तो किसी भी पॉइंट पर निकाल लीजिए। मान लीजिए इसी पॉइंट पर हम स्लोप निकालना चाहते हैं, तो टेंजेंट एक खींच लें। टेंजेंट खींच लिए तो ये देखिए क्या हो गया, ये जो है एंगल जो बन रहा है वो 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से ज़्यादा है। क्लियर? इस केस में स्लोप क्या हो जाएगा, टैन थीटा का वैल्यू वो निगेटिव होता है। देयरफॉर जब स्लोप निकालेंगे तो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, और इस रिलेशन के हिसाब से निगेटिव ऑफ निगेटिव इज पॉजिटिव। देयरफॉर एफ एक्स क्या हो जाएगा इस केस में, एफ एक्स हो जाएगा पॉजिटिव। जब पॉजिटिव हो जाएगा तो उसका डायरेक्शन किधर हो गया, उसका डायरेक्शन हो गया ये। अब फिर क्या कर रहा है, पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में जब हो गया तो फिर इस सिस्टम को किधर धकेल रहा है, ये देखिए जब ओरिजिन की तरफ धकेलेगा तो एनर्जी धीरे 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 डाउन हो जाएगी। अगर उस हिसाब से यहाँ पर समझें, अगर x लेस देन ज़ीरो तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव का मतलब है कि ये फोर्स किधर धक्का मार रहा है, टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एक्सिस, सॉरी टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो क्या है, फिर से ये ओरिजिन की तरफ लेकर जा रहा है। इसलिए मैंने कह दिया था कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या करता है, वो एक्ट करता है सिस्टम के ऊपर कुछ इस तरह से कि वो चाहता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, ऑलवेज डिक्रीज करती रहे। इज दैट ओके? अब ये वाला केस था, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे लिखते हैं, दिस इज mgy, ठीक है। तो जब आप Fy निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस dy अपॉन dy, कितना आ गया ये माइनस mg। ये तो कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट हो गया तो उस हिसाब से अगर इसी पर देखना चाहेंगे तो ये क्या होगा, बिलो द ओरिजिन बनेगा, और ये उसका एक फिक्स वैल्यू होगा, वो भी नेगेटिव में आ रहा है। क्या हो गया, फोर्स किधर लग रहा है, सो दैट की एनर्जी डिक्रीज कर जाए। देयरफॉर ये क्या हो गया, F इज इक्वल टू Fy इज इक्वल टू माइनस mg। और अगर ये निकालना चाहते तो इसी ग्राफ पर अगर हम दिखाएंगे तो ये लाइन कुछ ऐसे ओरिजिन से होकर निकल जाती, ठीक है। तो अगर यहाँ पर तो देखिए स्लोप फिक्स है, यहाँ पर क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो क्या होगा, फोर्स किधर एक्ट करेगा, निगेटिव की तरफ एक्ट करेगा। तो ये किधर है, इधर से इधर आएगा, तो एनर्जी घट रहा है। और इस साइड में अगर आइएगा तो ये देखिए कुछ ऐसे बनेगा इसका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव हो जाएगा तो फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, और फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा तो वो टुवर्ड्स द ओरिजिन धक्का देगा, यानी दोनों हालत में एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर है बिल्कुल? अच्छे से इस बात को फिक्स कर लीजिए। बढ़ते हैं, लेते हैं इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक। अभी जो फोर्स और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बीच में एक रिलेशन निकाला, वो किसी पर्टिकुलर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस या एक डायरेक्शन की तरफ हमने निकाला था। जबकि अगर जनरलाइज करना चाहें तो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग आप इसको जनरलाइज करके एक नया इक्वेशन लिख सकते हैं। आइए पहले समझते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है जब हम इसको तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग तीनों वेरिएबल के साथ लिखना चाहें। तो मान लेते हैं कि XYZ ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जिसमें ये कोई फोर्स एक्ट कर रहा है किसी सिस्टम पर, कंजर्वेटिव फोर्स है। और उस केस में अगर हम x के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिखाते हैं उस ऑब्जेक्ट का, तो क्या होगा, वर्क डन जो होगा इस फोर्स का एक कंपोनेंट Fx इधर लग रहा है, दूसरा कंपोनेंट Fy y के डायरेक्शन में, और तीसरा कंपोनेंट Fz z के डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट हम डेल्टा x ये दिखा देते हैं x के डायरेक्शन में, तो आप देखिए इस डिस्प्लेसमेंट पर ये फोर्स का जो कंपोनेंट y के डायरेक्शन में है और z के डायरेक्शन में है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री पर होगा, और cos 90 डिग्री 1 के बराबर होता है। देयरफॉर जब आप वर्क डन लिखेंगे तो सिर्फ यही जो फोर्स इसके अलोंग लग रहा है उस डिस्प्लेसमेंट के अलोंग वही वैलिड होगा, बाकी दोनों वैलिड नहीं हो पाएगा। क्लियर है?
उसी तरह अगर डिस्प्लेसमेंट हम y के डायरेक्शन में दिखाते हैं तो फोर्स का जो कंपोनेंट x के डायरेक्शन में या z के डायरेक्शन में है वो इस डिस्प्लेसमेंट के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा और उस केस में वर्क डन 0 हो जाएगा। सो आप सिर्फ जो डिस्प्लेसमेंट के साथ इसी फोर्स का वर्क डन आप दिखा सकते हैं जो y डायरेक्शन में यानी सेम डायरेक्शन में है, और बाकी दोनों को आपको स्किप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा या उसे कांस्टेंट मान के छोड़ देना पड़ेगा। अब आइए इस डायरेक्शन में जब आप वर्क डन लिखेंगे तो ये सिर्फ एफ जेड डेल्टा जेड होगा, बाकी दोनों फोर्स आप नहीं ले सकते हैं, यानी दोनों फोर्स का कंपोनेंट आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि इस डिस्प्लेसमेंट डेल्टा जेड के अलोंग ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। देयरफॉर आपको जब इन तीनों के बारे में लिखना होगा तो आप तो कुछ ऐसा लिखेंगे, जब x के डायरेक्शन में होगा तो ये हो जाएगा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स विथ नेगेटिव साइन। एफ वाई जब आपको लिखना होगा तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई विथ नेगेटिव साइन, और z के अलोंग जब लिखना होगा तो कितना हो जाएगा, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा z। लेकिन आपको तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस तीनों एक्सिस के डेरिवेटिव्स के साथ लिखना चाहिए। जनरलाइजेशन में तो यही होता है, लेकिन आप नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप लिखेंगे तो जो जनरल डेरिवेटिव्स लिखेंगे उसमें u तीनों डेरिवेटिव या तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के जो वेरिएबल के साथ क्या होगा, वो वेरी करने लगेगा। लेकिन आप इस केस में क्या समझ पा रहे हैं कि वर्क डन जो है वो किसी एक ही जिसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं उसी के अलोंग कंसीडर कर पाते हैं वर्क डन, बाकी दोनों के कारण 0 हो जाता है। तो आप इस केस में पार्शियल डेरिवेटिव्स ही ले सकते हैं, भले ही आप इन सब को चाहें तो लिमिटिंग केस में कन्वर्ट कर लें डेरिवेटिव के फॉर्म में, बट आप नहीं लिख सकते हैं किस फॉर्म में, इस फॉर्म में डी यू अपॉन डी एक्स डी यू अपॉन डी वाई या ये डी यू अपॉन डी जेड के केस में आप नहीं ले सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये तो फिर तीनों एक्सिस के अलोंग जो डेरिवेटिव्स के साथ ये चेंज कर जाएगा। लेकिन आपको किसी एक ही डायरेक्शन में उस कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ उस वेरिएबल के साथ इसको चेंज कराना है, बाकी दोनों को कांस्टेंट रखना है। तो उस केस में पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में कर्ल ऑफ अ फोर्स वेक्टर आपको मैंने समझाया हुआ है। तो यहाँ पर ये वेक्टर है। अब देखिए पार्शियल डेरिवेटिव में ये डेल्टा के फॉर्म में लिखाता है, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। और उसका क्या करेंगे, जो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है वो भी साथ में ले लेंगे। उसके बाद डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई जे के डायरेक्शन में एंड डेल्टा यू अपॉन डेल्टा जेड के डायरेक्शन में, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। ये इस ऐसा लिखने का मतलब है कि किसी एक ही डायरेक्शन डेरिवेटिव के साथ पोटेंशियल एनर्जी को आप डिराइव कर रहे हैं, बाकी दोनों को कांस्टेंट रख रहे हैं। इज दैट ओके? अब ये जो है ना वो इस फॉर्म में भी लिखाता है, इसको कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये इन्वर्टेड एक तरह का ट्रायंगल शेप है जिसको डेल्टा कहते हैं। ये डेल्टा एक वेक्टर क्वांटिटी है दैट इज इक्वल टू माइनस आई डेल अपॉन दिस डेल्टा इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स आई के साथ प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। याद रखिएगा डेरिवेटिव्स लिखने का यही होता है कि किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ आप उसकी डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं, बाकी दोनों को कांस्टेंट छोड़ना होगा। ये एक तरह का ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर कहते हैं इसको। ऑपरेटर का मतलब ही होता है जो किसी दी हुई क्वांटिटी को ऑपरेट करता हो। यहाँ पर ये किसे ऑपरेट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को ऑपरेट कर रहा है। इज दैट क्लियर नाउ? सो ये क्या हो गया, F इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ ये ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको कुछ ऐसे लिखते हैं। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए कि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं, एक जनरलाइज्ड फॉर्म में भी आप इस फोर्स को लिख सकते हैं। अब आइए चलते हैं स्टेबल और अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की तरफ, जो हम चाहते हैं कि उसी दिए हुए फॉर्मूले से, उसी दिए हुए रिलेशन से जनरलाइज कर दें आपको।
ये मान लीजिए कि x के डायरेक्शन में, लेकिन जनरलाइज्ड फॉर्म में हम r लिख सकते हैं ना, जैसा अभी निकाल के दिखाए हैं। एंड दिस इज ऑल्सो du अपॉन dr। r में आप ले सकते हैं xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है। यानी तीनों डायरेक्शन आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा उस केस में पार्शियल डेरिवेटिव्स का ही आप यूज़ कर सकते हैं। सो अगर कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाइड ज़ीरो हो जाए किसी सिस्टम पर, ठीक है, तो ये कितना हो गया, du अपॉन dr कितने के बराबर हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर 0 के बराबर हो गया। यानी स्लोप क्या हो गया, स्लोप 0 के बराबर हो गया। कंजर्वेटिव फोर्स के 0 होने का मतलब हो गया कि ये क्या है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में आ गया है पूरा सिस्टम। और जब ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में आ चुका है तो यहाँ से हम क्या है, एनर्जी का ऑप्टिमम क्या हो जाएगा, ऑप्टिमम केस। ऑप्टिमम में तीनों आ सकता है, मैक्सिमा का केस आ सकता है, मिनिमा का केस आ सकता है और कांस्टेंट केस आ सकता है, ठीक है। यानी जिसको न्यूट्रल कहते हैं वो न्यूट्रल, तीनों केस हम लोग समझ सकते हैं। तो अगर स्लोप 0 हो जाता है तो एनर्जी उस केस में ऑप्टिमम हो सकती है। आइए तीन अलग अलग एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए एक बॉल है ये, इसमें आपने एक छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट डाल रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर बिल्कुल स्टैटिक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में बना हुआ है अब, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी कंजर्वेटिव फोर्स इस पर जो अप्लाइड है वो 0 के बराबर है, देयरफॉर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में आ गया। अब इसको आप पुश कीजिए, पुश करके यहाँ तक ले आइए, ठीक है। एनर्जी क्या किया आपने, इसमें भर दिया है। यहाँ पर आप देखिए कि जैसे ही इसको छोड़ेंगे ये फिर से कहाँ आ जाएगा, वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस आ जाएगा। चाहे आप यहाँ छोड़ें या यहाँ लाकर छोड़ें, दोनों ही केस में इस पर एक रेस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है जो उसको मीन पोजीशन यानी उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन तक फिर से लेकर पहुँचा देगा। अगर ग्राफ के थ्रू इसको समझने की कोशिश करें या इसी बॉल में मैं समझाने की कोशिश करूं तो इस पॉइंट पर स्लोप देखिए क्या है, टेंजेंट का जो स्लोप है वो अगर du अपॉन dx आप लिख रहे हैं तो वो क्या है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव केस में फोर्स किधर लग रहा है, टुवर्ड्स लोअरिंग द पोटेंशियल एनर्जी। तो वो क्या कर रहा है, फिर से मेन पोजीशन पर ला के रख दे रहा है। यहाँ पर स्लोप du अपॉन dx ऑलरेडी 0 है, जो कि यहाँ पर आपको क्लियरली वही चीज़ बताया गया है इनिशियली। और यहाँ पर क्या है, स्लोप ऑफ द गिवन टेंजेंट इस केस में नेगेटिव है। नेगेटिव है तो फोर्स इधर लग रहा है और इसे फिर से इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाकर रख दे रहा है, ठीक है। ये नेगेटिव आपका। तो आप इस तीनों हालत में, तो तीनों हालत को आपने समझ लिया। ये कौन सा केस है, बिल्कुल स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है ये, कि वो बिल्कुल स्टेबल है और अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस चला जा रहा है। उसे किधर भी डिस्प्लेस कर दें, लेफ्ट या राइट की तरफ, वो फिर से वापस अपने उसी रिलैक्स्ड स्टेट वाली पोजीशन में चला जा रहा है। और अगर आप इस साइड से देखना शुरू करेंगे तो स्लोप जो चेंज कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, वो जो है पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है वो पहले नेगेटिव फिर 0 और फिर किधर पॉजिटिव, यानी वो इंक्रीज करता चला जा रहा है। इसका मतलब है कि d अपॉन डी एक्स, मैं x के डायरेक्शन में ही बात कर रहा हूँ, आप चाहें तो ये r लेकर भी आप बात कर सकते हैं। ये du अपॉन डी एक्स क्या हो गया, वो ग्रेटर देन 0 हो गया। देयरफॉर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में d2u अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। ये चीज़ मैंने जो स्लोप का केस है बहुत क्लियरली मैथमेटिकल मेथड्स, जो फिज़िक्स की बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई है उन सब लेक्चर में ये बहुत क्लियरली वहाँ पर भी समझाया हुआ है। तो यहाँ पर एनर्जी का केस है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस आपको समझ में आ गया। एक बॉल के अंदर
एक कोई ऐसा रोलिंग ऑब्जेक्ट रखते हैं, अगर उसको रिलैक्स छोड़ देते हैं तो वो क्या है, अपने मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम के पोजीशन पे चला जाता है, और उसे किधर भी डिस्प्लेस कर दें उस केस में वो क्या होता है कि फिर से अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम के पोजीशन में वापस आ जाता है। देयरफॉर ये कौन सा केस हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी अपने प्रीवियस पोजीशन को फिर से उसी पोजीशन पर जाकर मेंटेन कर लेता है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है, जहाँ पर हर किसी के लिए ये स्लोप तो ज़ीरो होना ही होना है, लेकिन उसमें सेकेंड डेरिवेटिव यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस स्लोप इज ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ऑलरेडी मैंने समझा दिया कि कैसे पॉजिटिव है, हर अगले से पिछले को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना, नेक्स्ट वाले से। और वैसे भी नेगेटिव से ज़ीरो, ज़ीरो से पॉजिटिव, एक पॉजिटिव केस को ही दिखा रहा है। आइए सेकेंड केस समझते हैं। सेकेंड केस में इस बॉल को उल्टा कर दीजिए, इस बॉल को उल्टा करके और इसके टॉप सरफेस पे वो ऑब्जेक्ट डाल दीजिए। अब यहाँ पर क्या है, बॉटम सरफेस से मैक्सिमम हाइट पर है इस बॉल के हिसाब से, यहाँ पर देखिए बॉटम सरफेस पे ही है ऑब्जेक्ट, तो पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पर ऐसे भी ज़ीरो हो गई। यहाँ पर इसी बॉल के कंडीशन में ये क्या है, टॉप पे है, तो बॉटम से काफ़ी ऊंचाई पर रखा हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में, इस बॉल के केस में इस पॉइंट पर क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। अब इसको ज़रा सा भी आप धक्का देंगे, चाहे वो लेफ़्ट की तरफ दें या राइट की तरफ, ये क्या है, कभी अपने पोजीशन पर वापस नहीं आएगी, ये ऐसे निकल जाएगी और वापस अपने पोजीशन पर नहीं आ पाएगी। तो ऐसे केस में जब ऑब्जेक्ट हल्का सा भी डिस्प्लेस कर दिया गया हो अपने प्रीवियस पोजीशन से और वापस वहाँ फिर से ना आए, तो उसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में भी आप समझ लीजिए स्लोप के हिसाब से, यहाँ पर स्लोप क्या है, du/dx, अगर x के ही डायरेक्शन लेते हैं ज़ीरो है, क्लियर। यहाँ पर स्लोप देख लीजिए, ये अगर हमारा ये है तो ये क्या हो गया स्लोप, यहाँ पर इस टेंजेंट का स्लोप du/dx क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और अगर इधर आप पुश करते लेफ़्ट की तरफ, तो इस पॉइंट पर ये देख लीजिए, ये स्लोप क्या हो जाता, टेंजेंट जो है ये उसका स्लोप यहाँ पर du/dx पॉजिटिव आ जाता। तो पहले पॉजिटिव, फिर ज़ीरो, फिर नेगेटिव, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है वो क्या है, वो आ रहा है नेगेटिव। ओके, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में आपको जो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होना चाहिए, वो नेगेटिव हो जाना चाहिए। थर्ड केस यहीं पे लेते हैं। थर्ड केस, ये फ्लैट सरफेस पे ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है। अगर यही सरफेस है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। अगर आप इसे हल्का सा भी डिस्प्लेस कर दें तो ये डिस्प्लेस होने के बाद जिस पोजीशन पर जाएगा वहीं फिर रुक जाएगा। जिधर भी आप राइट साइड डिस्प्लेस करें या लेफ्ट साइड डिस्प्लेस करें, जहाँ जाता है वहीं रुक जाता है। ओके, तो पहले तो ये स्लोप अगर निकाल लेते हैं तो du/dx क्या हो गया, वो ज़ीरो है ऑलरेडी। लेकिन आप देखिए ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है, वो ऑलवेज ज़ीरो के बराबर है। क्यों? क्योंकि पैरेलल निकाल रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल आप स्लोप निकाल रहे हैं, मतलब टेंजेंट मिल ले रहे हैं, तो वो 0 डिग्री ही होगा। देयरफॉर ये क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो d2u/dx² भी क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो ये जो है न्यूट्रल है, हल्का सा भी डिस्प्लेस कर दीजिए फिर उसी पोजीशन पर, तो ये क्या कहलाएगा, न्यूट्रल। इसको कोई मतलब ही नहीं है, देयरफॉर ये क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का केस हो गया। तो स्टेबल यानी उसको अपने पोजीशन से हिला दीजिए, डिस्प्लेस करा दीजिए, फिर अपनी पोजीशन पर एक रेस्टोरिंग फोर्स लग जाने के कारण वापस आ जाता है। यहाँ पर अपनी मीन पोजीशन या उसके इनिशियल पोजीशन से थोड़ा भी डिस्प्लेस कर दीजिए, वो कभी अपनी पोजीशन पर वापस नहीं आएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और यहाँ पर फ्लैट सरफेस है, आप दे दीजिए, हल्का सा डिस्प्लेस करा दीजिए, हल्का सा फोर्स लगा के, फिर वहीं पर उसी सरफेस पर वो जाके कुछ दूर
के बाद रुक जाता है और स्लोप ऑलवेज ज़ीरो है। देयरफॉर तीनों केस समझ लीजिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में मिनिमम पोजीशन पे है, ये याद रखिएगा, ये मिनिमा का केस है। देयरफॉर मिनिमा के केस के लिए जो सेकेंड डेरिवेटिव होता है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। मैक्सिमा के केस में क्या है कि यहाँ पर मैक्सिमम पर रखा हुआ है, ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, उसमें सेकेंड डेरिवेटिव ऑलवेज नेगेटिव होना चाहिए। और न्यूट्रल केस है ये, ठीक है, बिल्कुल कांस्टेंट दिख रहा है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेकेंड डेरिवेटिव ज़ीरो के बराबर हो जाना चाहिए। अब कोई भी इंफॉर्मेशन जो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन के फॉर्म में दिया होगा, उसको पोजीशन वेरिएबल के हिसाब से आपको सबसे पहले डेरिवेटिव्स निकालकर ज़ीरो के इक्वल कर लेना है और उससे जो वैल्यू आएगा वो कैलकुलेट कर लेना है। फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेनी है और उस वैल्यू को वहाँ पुट करके, एक वैल्यू भी आ सकता है, एक से ज़्यादा वैल्यू भी आ सकता है, सेकेंड डेरिवेटिव में वो वैल्यू डालकर आप मैक्सिमा या मिनिमा का केस आसानी से वहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का केस। जब आप ये पोटेंशियल एनर्जी के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन निकालना जान गए हैं, तो देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, जिसे सिर्फ एनर्जी डायग्राम भी आप बोलते हैं। इसके लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की नॉलेज आपको ज़रूरी है। पिछले लेक्चर में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में डिटेल में बात हुई है कि जब कोई कंजर्वेटिव फोर्स या कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो, उस हालत में एनर्जी कंजर्व हो जाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ K से लिखते हैं और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंट दिखाने के लिए U से, और ये आपका केस है कब, जब नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड और नो फ्रिक्शन इज अप्लाइड। नो एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन, ये बहुत डिटेल में हमने देखा हुआ है, ठीक है। तो उस केस में ये आपको निकल के आ जाता है। काइनेटिक एनर्जी, वहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, उसको हम सिंपलर फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी लिख रहे हैं। अभी आपने जो ऑप्टिमम केस देखा एनर्जी का, अगर उसका ग्राफ हम कुछ बनाए ऐसा, जो सिचुएशन बॉल के हिसाब से बताए हुए थे वैसा ही सिर्फ आपको दिखा दे, तो केस कुछ ऐसा है, ठीक है। क्या है, बॉल यहाँ रखा हुआ है, बॉल यहाँ रखा हुआ है, या मान के चलिए कोई रोलिंग ऑब्जेक्ट है या यहाँ रखा हुआ है। ये केस स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी मिनिमा का केस, और ये आपका ux और ये x, ठीक है। तो ऐसा फिगर हम बनाकर दिखा सकते हैं। वहाँ पर बॉल दिखाए हैं और यहाँ पर जस्ट ये फिगर पोटेंशियल एनर्जी कर्व कहलाता है। दिस कर्व इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी कर्व। क्लियर है। तो अब देखिए कि यहाँ पर अगर डिस्प्लेस कर दें थोड़ा सा भी, तो क्या हो जाएगा, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर यानी मीन पोजीशन पर वापस चला जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में। यहाँ पर से थोड़ा सा भी दाएं बाएं आप डिस्प्लेस कर दें ऑब्जेक्ट को, वो कभी अपने वापस उस पोजीशन पर नहीं पहुँच पाएगा। और ये न्यूट्रल है, थोड़ा सा भी आगे बढ़ा दें वो वहीं पर जाकर रुक जाएगा। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के साथ एक दूसरी चीज़ भी एक्ट कर रही है, वो है काइनेटिक एनर्जी। यानी पोटेंशियल एनर्जी अगर इंक्रीज करेगी तो काइनेटिक एनर्जी को घटना होगा, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज एक ही रहती है और वो कांस्टेंट है। तो अगर एक केस ये समझें कि स्प्रिंग का जो ब्लॉक का सिस्टम था और ये उसका रिलैक्स पोजीशन और उस पर आपने फोर्स लगा दिया था, ये तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा था, ठीक है। तो चूंकि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकता है, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगा। तो मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट है। यहाँ तक अगर ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी u है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि दोनों मिलाकर क्या होना है, उसे एनर्जी को कंजर्व करना है, कंजर्व कर देना है, यानी ये फाइनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। अगर यहाँ तक अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो ये कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी देखिए रिड्यूस कर रही है, ठीक है।
उसी तरह अगर यहाँ तक अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कोई एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन फाइनली ये क्या है, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट रह रही है। तो आप मैकेनिकल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, दिए हुए इस पूरे ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल, पोजीशन के पैरेलल, यानी पोजीशन वेरिएबल के पैरेलल आप दिखा सकते हैं। ठीक है, वो ऑलवेज कांस्टेंट है, तो ये हम ई लिख देते हैं मैकेनिकल एनर्जी के लिए। और दूसरा ये क्या हो जाएगा, ये जो है हम वो ये जो कर्व है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। काइनेटिक एनर्जी पर अभी फोकस नहीं कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी को आप कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि एक कोई इंक्रीज करेगा पोटेंशियल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करना होगा, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करना होगा, क्योंकि एनर्जी ओवरऑल कंजर्व्ड है। अब आइए इसी ग्राफ के थ्रू आपको कुछ चीज़ें समझा देना चाहते हैं, जिसको एनर्जी डायग्राम कहते हैं आप, उसके थ्रू। मानकर चलिए कि ये पोजीशन वेरिएबल और ये एनर्जी का एक्सिस है, और थोड़ा सा हम ग्राफ को डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं, वो जो दिया हुआ है उसको थोड़ा सा हम चेंज करना चाहते हैं। एक आंख मैक्सिमा और मिनिमा इंक्रीज कर देना चाहते हैं। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी कर्व, और ये हम ले लेते हैं, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका मैकेनिकल एनर्जी जो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये ओरिजिन, ये पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पर, ये वाला, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये पॉइंट सी मान लेते हैं, ये डी मान लेते हैं, ये ई मान लेते हैं, और ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ये पॉइंट यहाँ पर एफ मान लेते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, अगर ऑब्जेक्ट को आप इस पॉइंट पर डाल देते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस u इज इक्वल टू ई। अब हाफ mv² इज इक्वल टू ई माइनस यू। क्लियर है? देयरफॉर v² इज इक्वल टू 2/m e माइनस u। देयरफॉर v इज इक्वल टू √2/m e माइनस u। ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से वेलोसिटी का एक क्या आ गया, इक्वेशन आ गया, जिसमें मैकेनिकल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व है। अब आप देखिए कि ये वेलोसिटी पॉजिटिव तभी होगा जब मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी होगा, तभी v का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अगर किसी भी तरह से पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर हो गया मैकेनिकल एनर्जी से तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी इमेजिनरी हो जाएगी। वेलोसिटी जब इमेजिनरी हो जाएगी तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, वो ऑब्जेक्ट चल ही नहीं पाएगा। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर क्या है, इस पूरे पोटेंशियल एनर्जी कर्व में हर जगह पर E इज़ ग्रेटर देन U है। देयरफॉर अगर ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट A से छोड़ा जाए तो वो क्या होगा, आसानी से सारे पीक और वैलीज को वो क्रॉस करता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन इस बात का प्रूफ दे रहा है कि E इज़ ग्रेटर देन U देन वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और वो आसानी से सारे पीक को क्रॉस करता हुआ चला जाएगा। दूसरा फिगर यहाँ पर देखते हैं। ओके, इस बार जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कुछ ऐसी है। ये रहा मैकेनिकल एनर्जी, कांस्टेंट है, और ये था आपका पॉइंट A, ये B, ये C,
ये D, ये E और ये F। ठीक है, अब आप देखिए ज़रा ध्यान से कि इस बार जो मैकेनिकल एनर्जी की लाइन है वो पॉइंट जो E पर पीक बन रहा था, जो मैक्सिमा का केस था, उसको इंटरसेक्ट कर दे रही है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे जाकर इंटरसेक्ट कर दे रही है, और इंटरसेक्ट कर दे रही है तो यहाँ पर क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इस मैक्सिमा के केस में ग्रेटर हो गया मैकेनिकल एनर्जी से। और अगर ग्रेटर हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इमेजिनरी हो जाएगी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जब यहाँ से चला तो चलेगा तो ज़रूर, ये वाला भी पीक क्रॉस कर जाएगा, ये वैली भी क्रॉस कर जाएगा, बट इस पॉइंट तक पहुंचकर आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि वेलोसिटी हो जाएगी इमेजिनरी, जो पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब है कि इस पीक को वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट जो है पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी की, वो क्या कहलाती है, ये कहलाती है टर्निंग पॉइंट। तो यहाँ पर 2 पॉइंट है तो टर्निंग पॉइंट्स हो जाएगा ये। ठीक है, और जिस पीक को ये क्रॉस नहीं कर सकती है वो पीक कहलाता है पोटेंशियल बैरियर। क्या कहलाता है, पोटेंशियल बैरियर। इज दैट ओके? सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या कहलाता है, टर्निंग पॉइंट। और जो पीक दिया हुआ ऑब्जेक्ट क्रॉस नहीं कर सकता है वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल बैरियर कहलाता है। इज दैट ओके? लेकिन उससे पहले आप देखिए कि ऑब्जेक्ट आसानी से ये सी वाली पीक को क्रॉस कर जाएगा, डी वैली में पहुंच जाएगा, यहाँ तक भी आसानी से चला आएगा, लेकिन उसके बाद इस पोटेंशियल वेल में वो रह जाएगा। ये वेल कहलाता है। 2 पीक के बीच वाला जो पोर्शन है वो पोटेंशियल वेल कहलाता है। दूसरे फिगर के लिए मैं यहीं पर थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेता हूँ। इस बार एनर्जी कुछ ऐसी दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ये आपकी मैकेनिकल एनर्जी हो गई। अब देखिए सी पीक पर ये कभी पहुँच पाएगा, नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर है मैकेनिकल एनर्जी की, और ई पीक पर भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर है मैकेनिकल एनर्जी की। तो ऑब्जेक्ट तो चलेगा अपने पॉइंट से, लेकिन इस टर्निंग पॉइंट के आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन देखिए अगर ये निकल जाता तो यहाँ आकर फिर फंस जाता। ठीक है, क्योंकि आप देखिए कि इस पॉइंट से आगे बढ़ने पर फिर से वेलोसिटी क्या हो जाती, इमेजिनरी हो जाती। देयरफॉर ये वाला पोर्शन जो है जहाँ पर वो फंसने का चांस है वो पोटेंशियल वेल कहलाता है, और जिस पीक को वो क्रॉस नहीं कर पाएगा वो पोटेंशियल बैरियर कहलाता है। ये सब चीज़ें जब हायर फिजिक्स में आप जाएंगे तो क्वांटम फिजिक्स में पढ़ना पड़ सकता है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में पढ़ना पड़ सकता है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ना पड़ सकता है, और बहुत बार आएगा ये सब टर्म, यानी टर्निंग पॉइंट, पोटेंशियल बैरियर या पोटेंशियल वेल। तो ये था पोटेंशियल जो एनर्जी डायग्राम है, उसको आप बहुत आसानी से इस दिए हुए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के इस वाले इक्वेशन से वेलोसिटी के लिए आप समझ सकते हैं। ओके, इस तरह का अगर ग्राफ आए तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट किस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर पाएगा और किसको नहीं कर पाएगा। यहाँ पर देखिए ये वाला पोटेंशियल बैरियर ये आसानी से क्रॉस कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के लिए E इज़ ग्रेटर देन U है, लेकिन वो सेकेंड वाले E पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। ओके, अब ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी और किसका, X यानी पोजीशन वेरिएबल के लिए जो कर्व आपने दिखाया था। इसी को हम चाहते हैं कि फोर्स और उसके पोजीशन वेरिएबल के लिए ड्रॉ करके आप देखिए। आइए देखते हैं उसको। आपका जो रिलेशन है फोर्स का वो पोटेंशियल एनर्जी के साथ कुछ ऐसा है। तो अगर सामने सामने ये ले लें और ये हमारा Fx है, ठीक है, यहाँ से देखिए पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेरिएबल, du/dx इज डिक्रीजिंग, दैट इज लेस देन 0। इसका मतलब है कि इस केस में आपको Fx क्या हो जाएगा, वो
इंक्रीज करता हुआ दिखाई देगा। तो आइए यहाँ पर ये क्या है, ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है इस पॉइंट तक। तो सीधा सीधा यहाँ तक आइए, ये वाला पॉइंट जो है du/dx वो क्या है, ज़ीरो हो गया। तो फोर्स यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। और ये अगर डिक्रीज कर रही है तो fx का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करने पर fx का वैल्यू पॉजिटिव होगा। इसका मतलब fx का वैल्यू कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर पॉजिटिव है। अब यहाँ से ये फिर से इंक्रीज करने लगा पॉइंट C तक। तो आइए यहाँ पर पॉइंट C का लाइन ऐसे खींच लीजिए। तो अगर ये इंक्रीज कर रहा है, जहाँ पर इंक्रीज करेगा वहाँ पर fx क्या हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये कुछ ऐसा चला जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा इसको और सुंदर बनाते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा हो गया, कुछ ऐसा, ठीक है। इज दैट ओके? जहाँ पर ज़ीरो था वहाँ पर ये कट कर गया, और देखिए यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट पर भी स्लोप ज़ीरो है, वहाँ भी ये कट कर गया। तो ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट C हो गया। इज दैट ओके? अब देखिए यहाँ से फिर डिक्रीज का मतलब है कि फिर से फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस पॉइंट तक आइए, D तक, ठीक है। यहाँ से फिर इंक्रीज किया, पॉजिटिव वैल्यू हो गया फोर्स का, ऊपर चला गया। अब देखिए यहाँ से फिर क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, फिर से ये वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, फोर्स का वैल्यू निगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, ये फिर पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, स्लोप फिर से ज़ीरो इस पॉइंट पर। तो हम ये अलग से पॉइंट बनाते हैं। यहाँ आने पर पहले ये डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करेगा ये, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। डिक्रीज करने पर पॉजिटिव वैल्यू, तो ये फिर से पॉजिटिव, ठीक है। अब इस तरह से आप आसानी से सारे पॉइंट्स को दिखा सकते हैं। रिलेशन आपका यही रहेगा, पहले डिक्रीज किया तो ये डिक्रीज करेगा, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगा। इंक्रीज करेगा तो ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव नेगेटिव। उसी हिसाब से आप ग्राफ को अप डाउन पॉजिटिव, ये वाला जो fx y की तरफ है वो पॉजिटिव, और जो डाउन साइड है नेगेटिव y की तरफ है वो नेगेटिव और नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? तो आप चाहें तो पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन वेरिएबल के साथ जो ग्राफ है उसको आसानी से कंजर्वेटिव फोर्स और पोजीशन वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं नया टॉपिक, और टॉपिक है मोशन इन वर्टिकल सर्कल। मोशन इन वर्टिकल सर्कल या वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी आप इसे बोल सकते हैं। इसके सिचुएशन के लिए सबसे पहले आप ये कंडीशन समझिए। मान लीजिए कि ये एक वर्टिकल सर्कल है जिसकी रेडियस r है, और ये ऑब्जेक्ट एकदम अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन पे रखा हुआ है, ये r है। अब इसको वेलोसिटी देकर कहाँ पहुँचाना है, पॉइंट B पर पहुँचाना है, या कितनी वेलोसिटी दी जाए कि एग्जैक्टली ओवरहेड भी पहुँच जाए, और कितनी वेलोसिटी और दी जाए सो दैट कि वो ओवरहेड पहुँचकर नीचे ना गिर जाए, क्रॉस करके C से, और लूपिंग द लूप का केस कर ले, यानी सेफली वो पूरी तरह से टर्न कर जाए और सर्कल को कंप्लीट कर ले। ओके, अगर हम चाहते तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लगा लेते फॉर्मूला और इसको बना लेते। जैसे इस केस में देखिए, अगर पॉइंट A से B पर पहुंचाना हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कितनी वेलोसिटी यहाँ दी जाए, तो मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी अभी u दी जाती है। तो कितना हो गया, इनिशियली ये हाफ mu², और उसी काइनेटिक एनर्जी के कारण कहाँ तक पहुँच जाती है, पॉइंट B तक, और कितनी हाइट कंप्लीट करके, r हाइट कंप्लीट करके। तो कितना हो गया ये, mgr के बराबर। ओके, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से हमने लिखा है। क्यों? क्योंकि पॉइंट B तक जब पहुंच जाएगी तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 है, और इस पॉइंट पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ओके,
उस केस में m से m कैंसिल, u कितना हो गया, u स्क्वायर हो गया 2gr, देयरफॉर u कितना है, √2gr के इक्वल। सो अगर इतनी वेलोसिटी दी जाए तो वो इस पॉइंट तक पहुंच जाएगी, और पॉइंट C तक पहुंचने के लिए मान लीजिए यही वेलोसिटी दी गई है और हाइट इस बार कितनी है, 2r है, ये भी r ही है ना, तो उस केस में हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू mg और 2r। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा √4gr के बराबर। लेकिन ऐसे केसेस में देखा गया कि अगर √4gr वेलोसिटी दी जाती है तो ये पॉइंट C तक नहीं पहुंच पाता है, बल्कि उसके पहले ही वो इस दिए हुए सर्कल के सरफेस को छोड़ देता है और एक पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल की ट्रैजेक्टरी को, पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करने लग जाता है। इसका मतलब है कि एनर्जी कंजर्वेशन इस वर्टिकल जो सर्कल है उसमें फुल्ली फिट नहीं बैठ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, सर्कुलर मोशन के सारे डिटेल्स को विथ हाइट और एनर्जी समझनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा हमें इसके बारे में फ्रेश सोचना पड़ जाएगा। आइए उसको समझते हैं। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट चलकर अभी इस पॉइंट पर चला आया, आपने जो भी वेलोसिटी दी थी उससे वो यहाँ तक आ गया, मेकिंग एंगल थीटा। अब आपका क्या होगा, ये हो जाएगा उसका mg और ये n। हम इसको सुंदर बनाकर लिखने के लिए fn लिख देते हैं, और ये जो है वो mg cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आप लिख सकते हैं fn माइनस mg cos थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ओके, और देखिए ये अगर मीन पोजीशन है तो ये इतने हाइट से ऊपर उठ गया है। कितना है ये हाइट, ये देखिए मीन पोजीशन से ये इतना हाइट ऊपर उठ गया है। तो आप ये हाइट निकाल लेंगे सबसे पहले। तो ये हाइट निकालने के लिए आप देखिए ये पूरा रेडियस r और ये भी r ही है, तो यहाँ तक प्रोजेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा r cos थीटा। कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, ये पॉइंट नहीं, यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से इस पर्टिकुलर लाइन तक की डिस्टेंस r cos थीटा। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल यहाँ से यहाँ तक r है और उसमें से r cos थीटा सब्ट्रैक्ट करना पड़ गया, तो ये r कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस cos थीटा हो गया, यानी h इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस cos थीटा। ओके, अगर आप ऐसे देखें कि आपने इनिशियल स्पीड u दी और किसी पॉइंट तक पहुंचने पर उसकी वेलोसिटी उस वक्त v हो जाती है, तो अगर उस केस में अगर आप लिखना चाहें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh लिख सकते हैं, ग्रेविटी के केस में ये नेगेटिव लेकर। और h तो आपको मालूम है ये कितना है, क्लियर है। और दूसरा एक चीज़ और है कि ऑब्जेक्ट को आपने इनिशियल एनर्जी जो भी दी थी वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट कर रहा है वर्क डन इनटू ग्रेविटी में। ठीक है, तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, mgh। देख लीजिए नेगेटिव है चूँकि mg ऑलवेज डाउनवर्ड्स लग रहा है, तो mgh, और ये कितना हो गया, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर कर लीजिए कि जहाँ पर वो फाइनली पहुँचता है वो वाली वेलोसिटी हमारी फाइनल वेलोसिटी है। तो अभी ये केस हमने माना हुआ है, देयरफॉर अगर m को कैंसिल कर लें और v के लिए लिख लें हम इस इक्वेशन को, तो v स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा ये u स्क्वायर माइनस 2mgh और u स्क्वायर 2mg, और इससे आपको h का वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, कितना हो गया ये u स्क्वायर माइनस 2mg और ये माइनस माइनस प्लस 2mg r cos थीटा। ओके, m तो ख़त्म हो गया था चूँकि m कॉमन लेके आपने कैंसिल आउट कर लिया था, देयरफॉर
m नहीं लिखा सकता है, सो m को हटा लीजिए। कितना हो गया, फ्रेशली मैं लिख दूं, ये हो गया यू स्क्वायर माइनस 2gr प्लस 2gr कॉस थीटा। ओके, तो ये कितना आ गया, वी स्क्वायर बराबर इतना आ गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को और अरेंज करके आप लिखेंगे तो एफ एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, यानी इस दोनों के बीच का जो बैलेंस बनता है वो किसके इक्वल हो जा रहा था, वो हो जा रहा था इक्वल सेंट्रीपिटल, यानी नेट फोर्स बिटवीन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये रिलेशन आ गया, आपके पास ये रिलेशन ऑलरेडी है। अब एक चीज़ सबसे पहले समझिए कि यहाँ पर अगर पहुँचता है या यहाँ पर पहुँचता है 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, जब ये पूरा पहुँच जाएगा इस पोजीशन से यहाँ तक, तो अगर थीटा π/2 होता है, ठीक है, उस केस में आपको देखना है कि एम जी कॉस थीटा क्या है, 0 हो जाएगा, लेकिन एम वी स्क्वायर आर तब भी बना रहेगा। अगर थीटा का वैल्यू π/2 से कम और 0 से ज़्यादा है तो एम जी कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। और एम वी स्क्वायर अपॉन आर तो ऑलरेडी है, वो ख़त्म नहीं होने जा रहा है, इसका मतलब एम जी कॉस थीटा भी पॉजिटिव एंड एम वी स्क्वायर आर भी इस केस में पॉजिटिव बना हुआ है। इसका मतलब है कि इस हालत में जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, यानी इस सरफेस को जब बी पर पहुंच जाता है वो नहीं छोड़ेगा। तो इसका मतलब है कि फाइनली इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए, तब भी वो सरफेस को नहीं छोड़ने जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या है, जब यहाँ से यहाँ तक मालूम हो गया है तो π/2 पर मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये वैल्यू 0 होगा, फिर भी एम वी स्क्वायर अपॉन आर रहेगा ही, तब भी ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा और उस सरफेस को नहीं छोड़ेगा। तो आपको उस पॉइंट पर पहुंचा देने के लिए क्या करना होगा, फाइनल वेलोसिटी को 0 मान लेना होगा एट थीटा इज इक्वल टू π/2। वो वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, ये दोनों वैल्यू, तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gr प्लस π/2 डालेंगे तो cos थीटा 0, देयरफॉर यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr, देयरफॉर u इज इक्वल टू √2gr। इज दैट ओके? यानी अगर पॉइंट A से B पर पहुंचाना है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √2gr होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी इससे कम हो, मान लेते हैं कि इससे कम कितनी होगी, रख लीजिए यहाँ पर ये वैल्यू 0gr माइनस 2gr प्लस 2gr cos थीटा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस gr इधर आ गया, प्लस gr हो गया, और ये वाले gr डिनोमिनेटर में 2gr के साथ, और ये cos थीटा। ठीक है, gr से gr कैंसिल, cos थीटा कितने के बराबर आ गया, cos थीटा आ गया हाफ के बराबर, इसका मतलब है थीटा 60 डिग्री। अगर u √gr के बराबर लेते हैं तो एंगल कितना बन जाएगा, एंगल बन जाएगा 60 डिग्री का, और वो किसी इस पॉइंट तक पहुंच जाएगा। चूँकि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स 0 नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुँचने के बाद रुकेगा और फिर वहाँ से वापस आएगा और कुछ यहाँ तक चला आएगा। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट तक आएगा और ऑसिलेट करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तब तक ऑसिलेट करता रहेगा जब तक एनर्जी लूज़ करता जाएगा और धीरे धीरे वो स्पीड घटती जाएगी, फिर कुछ हाइट तक जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर इस तरह से घटते चला जाएगा एनर्जी, और उसके बाद फाइनली वो ऑसिलेशन के बाद रुक जाएगा। सो अगर u इज इक्वल टू √2gr या उससे कम देते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कितनी वेलोसिटी, u इनिशियली ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन इक्वल टू √2gr हो, तो ये क्या होगा, यहाँ तक पहुँचेगा और ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा
और ऑसिलेशन करते करते एक पॉइंट के बाद, एक टाइम के बाद वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा, एनर्जी लूज करेगी और रुक जाएगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं। इनिशियली एक कंडीशन बताया था u इज इक्वल टू रूट अंडर 4gr का, वो वैलिड नहीं हो पाता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट सी पर ठीक ओवरहेड पहुंचाना है, तो उस केस को समझिए कि अगर ओवरहेड पहुंचाना है, एंगल पाई से कम और पाई/2 से ज़्यादा लेते हैं, तो देख लीजिए कॉस थीटा, उस केस में कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। इस केस में कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या होगा? ये mg कॉस थीटा पूरी तरह से नेगेटिव हो जाएगा ये, ठीक है। और ये नेगेटिव, और नॉर्मल का कंडीशन देखिए, यहाँ पर अगर पहुँच गया तो नॉर्मल इधर, और mg कॉस थीटा भी सेम डायरेक्शन में, और एग्जैक्टली ओवरहेड जब पहुँच जाएगा तो mg कॉस थीटा का मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पाई पे कॉस थीटा का वैल्यू -1 होता है, यानी mg कॉस थीटा और n, mg कॉस थीटा और n बोथ एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। और अगर सेम डायरेक्शन में दोनों एक्ट करने लगे तो इसका मतलब है कि पॉइंट C पर जाके एटलीस्ट उस पॉइंट पर पहुंचने के बाद वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? कांटेक्ट छोड़ देगा। देयरफॉर n कितना हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन वेलोसिटी अगर मेंटेन नहीं रह पाएगी तो ये तो पहले ही गिर जाएगा। इसका मतलब है कि वेलोसिटी का इस पॉइंट पर कुछ फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, भले ही नॉर्मल क्या हो? 0 के बराबर हो जाए। अगर नॉर्मल 0 के बराबर हो जाए उस केस में वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? जबकि v आपका 0 नहीं होना चाहिए। आइए उसे चेकआउट करते हैं। सिंस नॉर्मल एट पॉइंट C इज 0, कारण हमने समझ लिया है। देयरफॉर अगर वैल्यू डालते हैं, इसी केस में डाल देते हैं 0 माइनस mg cos पाई इज इक्वल टू mv² ओके। cos पाई का वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस mg इज इक्वल टू mv²। देखने से भी वैलिड लग रहा है कि mg भी सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड जो है उसको मेंटेन रख सकता है ऑब्जेक्ट के। ओके, m से m कैंसिल हो गया, v कितने के बराबर आ गया? √g r के बराबर आ गया। यानी आपको उस पॉइंट पर वेलोसिटी फाइनल √g r रहनी है। ये फाइनाइट वैल्यू है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा? v² g r के बराबर, दैट इज इक्वल टू u² माइनस 2gr और cos पाई -1, फिर से -2gr। ये कितना हो गया? 4gr के बराबर। और जब इस साइड लेके जाएंगे तो ये कितने के बराबर? 5gr के बराबर। देयरफॉर u इज इक्वल टू √5gr आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया? लूपिंग द लूप के कंडीशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी कम से कम कितनी होनी चाहिए? √5gr होनी ही चाहिए। देयरफॉर फॉर लूपिंग क्या हो जाएगा? u को इतना कम से कम होना ही होगा, ठीक है। अगर इससे कम हुआ किसी भी कारण से, यानी u कितना हो गया? 5gr से कम, तो 5gr से कम 4gr हो जाएगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट कहीं पर भी जाकर ये नॉर्मल इस पॉइंट से पहुंचने से पहले कहीं पर भी जाकर नॉर्मल 0 होगा, और वो क्या होगा? एक पैराबोलिक पाथ में एक ट्रैजेक्ट्री यानी प्रोजेक्टाइल के हिसाब से वो फ्लाई करके और चला जाएगा। वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, पॉइंट C से वो वहाँ पर गुजर नहीं पाएगा। अब आइए, ये तो हो गया कि किसी दिए हुए सॉलिड
सर्कल के अंदर वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, अगर बाहर टॉप पर रख देंगे तो उस हालत में क्या हो जाएगा, आइए उसको भी समझ लेते हैं। अच्छा, ये मैंने बताया है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के हिसाब से पूरे सिचुएशन को। आपको एक सिचुएशन ऐसा भी आ सकता है कि किसी रिजिड सपोर्ट से, आपको एक सिचुएशन ऐसा भी आ सकता है कि किसी रिजिड सपोर्ट से एक स्ट्रिंग या थ्रेड के थ्रू कोई मास m लटका हुआ है। यहाँ पर कितना वेलोसिटी इनिशियली दिया जाए कि वो ऑसिलेट करना शुरू कर जाए या पॉइंट बी पर पहुँच जाए। ठीक है, इस तरह का सिचुएशन होगा। तो अगर इसको पूरा घुमा देंगे तो ये एक सर्कल में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, और ये सर्कल ठीक उसी तरह बिहेव करेगा जैसे वहाँ पर विदाउट स्ट्रिंग के दिखाया हुआ है आपको। ठीक है, रेडियस कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी, और बाकी सारे रिजल्ट्स वैसे ही आएंगे जैसे आपको निकाला गया है इस केस में। और आप बता सकते हैं कि अगर U कितना हो, √GR के 2GR के बराबर हो, तो ये इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा एकदम यहाँ सामने, और ये ऑसिलेटरी मोशन शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, और अगर √5GR के बराबर हो तो एग्जैक्टली ओवरहेड पहुंच जाएगा, और अगर U ग्रेटर देन √5GR है तो ये कंप्लीट लूप में ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 5GR रूट से कम है तो वो यहाँ से स्लैक करके किसी भी पॉइंट से बिल्कुल कैसा फॉल करेगा, ऐसे एक प्रोजेक्टाइल के थ्रू फॉल कर जाएगा पैराबोलिक पाथ में, यानी थ्रेड का कर जाएगा, स्लैक कर जाएगा, मुड़ जाएगा। ठीक है, तो सेम कंडीशन है। आइए एक लास्ट पॉइंट इसका देख लें, फिर पावर देख लेंगे। इस कंडीशन को समझते हैं। ये एक सर्कल जिसके टॉप पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर अभी रेस्ट में है। अब क्या है कि इसको रिलीज़ कर दिया गया, मान लीजिए इस पॉइंट तक पहुँच गया। ठीक है, ये रहा रेडियस और ये भी रेडियस। यहाँ पर वेलोसिटी v है, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है। इस बार नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स किधर है, अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, और mg किधर, ये डाउन साइड, ये एंगल भी थीटा, तो ये कितना हो गया mg cos थीटा। अब रिजल्टेंट जब आप लिखेंगे तो mg cos थीटा माइनस n, ये जो नेट फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। फॉर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अगर आप n लिखेंगे तो दैट इज इक्वल टू mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर अपॉन r। टू अवॉइड लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कॉन्टैक्ट ना छूटे, इसके लिए n को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन का मतलब तो समझ में आ रहा है, लेकिन इक्वल का मतलब आप ज़रा क्लियर कीजिएगा। पिछले एग्जाम्पल को जब डील कर रहे थे तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी। तो ग्रेटर का केस तो समझ में आ रहा है, लेकिन इक्वल का केस आप ज़रूर जाके कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, ये पूरा जो सिस्टम है mg cos थीटा, ये मतलब n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर अपॉन r ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब mg cos थीटा या mv स्क्वायर अपॉन r इज लेस देन इक्वल टू mg cos थीटा, लिख सकते हैं। m से m कैंसिल, देयरफॉर v स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू रूट अंडर rg cos थीटा। और अगर क्रिटिकल केस हो, ये v स्क्वायर नहीं, क्रिटिकल केस हो तो इक्वल तो होगा ही होगा, rg cos थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्रिटिकल कंडीशन में। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुँच गया, तो पहुँचने के लिए रिलीज़ किया गया था, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है, इसका मतलब वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी हो रही है, ऊपर से आ रहा है। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर यहाँ पर इस बार पॉजिटिव लिख रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। और ये इतना दूर आया है, ये हाइट, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, h इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव इसलिए लिख रहे हैं कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है और जो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है वो, दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। देयरफॉर कितना हो जाएगा,
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH हो जाएगा, और H आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, और ये भी दिया हुआ है कि U 0 है, ठीक है। देयरफॉर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2G, ये कितना हो गया H R इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर। ये वी स्क्वायर क्रिटिकल केस में ये वैल्यू आ रहा है, और क्रिटिकल केस में दूसरा वैल्यू कितना है, जी आर कॉस थीटा के बराबर है। तो अगर आप रख दें उस वैल्यू को यहाँ पर, तो वो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। अगर यहाँ स्क्वायर कर दें दोनों तरफ तो ये रूट ख़त्म। इसका मतलब ये कितना हो गया, जी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 2GR 1 माइनस कॉस थीटा। जी आर से जी आर कैंसिल, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा। इसको इधर लेके चले आए, 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/3, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3, दिस इज इक्वल टू 48.2 डिग्री, ठीक है। यानी यहाँ तक ऑब्जेक्ट, जहाँ तक एंगल 48.2 डिग्री बन रहा है, वहाँ तक पहुँचने के बाद वो कांटेक्ट को छोड़ देगा, वहाँ से वो फ्लाई कर जाएगा उस सरफेस से और नीचे की तरफ चला आएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का, और वो है पावर। पावर वर्ड दिमाग में आते ही सब कोई पावर के बारे में सोचने लगता है कि अगर ये पावर होता तो मैं ये चीज़ इंजॉय कर सकता, और ये पावर होता तो मैं इस चीज़ को एक्सरसाइज कर सकता। और हर लेवल पे ज़्यादातर लोग एक दूसरे पर अपने लेवल के पावर को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। ये पावर आइए फिज़िक्स के हिसाब से हम लोग समझते हैं। पावर, ठीक है। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाया, ठीक है, मैं उसी डायरेक्शन में अभी ले रहा हूँ और वो डिस्प्लेस हो गया, तो क्या कहते हैं, इसे वर्क कहते हैं। तो वर्क क्या है, वर्क में कभी भी आपने टाइम की बात नहीं की है, वर्क ऑलवेज इंडिपेंडेंट होता है टाइम से, लेकिन पावर में टाइम कंसीडर करना ज़रूरी हो जाता है। मान लेते हैं कि आप कोई फोर्स ये लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट किसी दिए हुए टाइम में क्या करता है, डिस्प्लेस हो जाता है बाई डेल्टा एस या डेल्टा एक्स। अगर ये एक्स का डायरेक्शन है तो डेल्टा एक्स से डिस्प्लेस हो गया फॉर द गिवन टाइम डेल्टा टी, ठीक है, या इन द गिवन टाइम डेल्टा टी। तो पावर क्या है, इट इज डिफाइंड एज the time rate of doing work, ठीक है। इसका मतलब है कि एवरेज पावर के बारे में अगर बात करना हो तो टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट इज डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। दिस इज रिटन एज एफ डॉट डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ओके, और ये तो हो गया आपका एवरेज पावर। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस पावर निकालना हो किसी दिए हुए इंस्टेंट ऑफ टाइम में, इंस्टेंटेनियस पावर, तो क्लियर है कि आपको टाइम की लिमिट रिड्यूस करनी पड़ेगी, दैट इज लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 एफ डॉट डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। क्लियर है। अगर जब आप इसको ऐसे कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, यानी इंस्टेंटेनियस पावर इज
यानी इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। यहाँ इसे अलग कर लें, डी एक्स अपॉन डी टी। ये फोर्स जो है डॉट प्रोडक्ट लेने में टी पर डिपेंड नहीं करता है, देयरफॉर ये कितना हो गया, एफ डॉट वी। तो पावर इस केस में एफ डॉट वी भी आप लिख सकते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि मैंने यहाँ डेल्टा एक्स ले लिया है आसानी के लिए, आप हर जगह पे आर लिख लें, एल लिख लें और उसका तीनों डायमेंशन यानी तीनों कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से भी आप उसे लिख सकते हैं और रिज़ल्ट भी आप सेपरेट करके देख सकते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ समझाने की कोशिश की है। अगर यहीं पर आप लिमिट ले लेते तो पावर कितना हो जाता, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी के बराबर हो जाता। लेकिन मैंने पूरा सेपरेट करके लास्ट तक आपको पहुंचा दिया है। अगर किसी दिए हुए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और जो फोर्स उस पर लगा रहे हैं वो अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो पावर कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। क्लियर है? ऐसा यूनिट ऑफ पावर कितनी होगी जब आप पावर इज इक्वल टू लिखते हैं वर्क बाय टाइम। तो ये क्या हो गया, वर्क जूल है और ये सेकेंड है। इसको क्या कहते हैं, इसको इन द नेम ऑफ जेम्स वाट के नाम से जाना जाता है। अगर किसी बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है 9 वाट तो ये क्या है, 9 जूल एनर्जी पर सेकेंड कंज्यूम करती है। क्लियर है? सो यही है आपका पावर का हिसाब किताब। जो पावर रेटिंग होती है वो 1 किलो वाट आवर में होती है, जिससे आपके घरों की एनर्जी का बिलिंग कराया जाता है। दिस इज इक्वल टू 1 किलो 1000 वाट इज 1 जूल पर सेकेंड एंड आवर इज इंटू 3600 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, ये इक्वल हो गया 36 और उस पर 50, 3 and 2 50 जूल। दिस इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल। इसे ही 1 यूनिट कहते हैं और इसी के हिसाब से जो पावर आपके घरों में सप्लाई है उसकी एनर्जी का कंजम्पशन जो होता है उसकी यूनिट का रेट होता है, उसी हिसाब से आपकी बिलिंग आती है। तो ये हो गया पावर। अब मैं चाहता हूँ यहीं पर ब्रेक लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।